हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आर यू डूइंग गुड? सो आज हम मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम मियोसिस की सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाई मियोसिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो स्टार्ट करते हैं। मियोसिस क्या है? तो अगर मैं जनरल कहूँ तो जनरल चीज़ ये है कि मियोसिस स्टार्टिंग में एक सेल होती है एंड जनरली सेल जो है डिप्लॉयड होती है। व्हाट इज डिप्लॉयड? डिप्लॉयड का मतलब है कि उसके अंदर 2n है। व्हाट इज n? n का मतलब है सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि सेट ऑफ क्रोमोसोम है कितने? 2। तो यानी कि जो पेरेंट सेल है वो सेल डिवाइड करती है और वो जो डिवीज़न है वो किस टाइप की है? मियोसिस टाइप की। एंड उससे 4 सेल जो है वो बन जाती है। तो 4 सेल जो है वो बन गई किसके द्वारा? मियोसिस डिवीज़न के द्वारा। तो 4 सेल जो बन गई, इसका मतलब तो माइटोसिस से अच्छी है? नहीं। इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ये सभी सेल कैसी होती है? वेल, ये सभी सेल जो है वो हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड का मतलब इसके अंदर केवल 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो होता है, ठीक है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता। तो नॉर्मली अगर एक सेल है, अगर वो डिवाइड होती है तो उसके अंदर के क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाते हैं एंड जो नंबर ऑफ सेल जो है वो 4 बनती है। तो जैसे हम इस केस में देखने लग रहे हैं, तो व्हाट इज बेनिफिट ऑफ मेकिंग दीज काइंड ऑफ सेल्स? तो आइदर इट इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म या फिर एग, या फिर मिल्क प्लांट के केस के अंदर भी स्पर्म या फिर एग जो है बनते हैं, या फिर स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर अगर फॉर्म करना हो, स्पर्म या एग बनाना हो, देन इट रिक्वायर कि मियोसिस डिवीजन जो है वो हो। लेकिन अगर स्पर्म और एग अगर नहीं बनाने तो उस टाइम पे जो है माइटोटिक डिवीजन ही होती है। तो अगर जैसे स्किन के बारे में पूछे तो स्किन में किस टाइप की डिवीजन होगी? माइटोसिस, क्योंकि स्किन की सेल से स्किन की सेल ही बननी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो पेरेंट सेल है उससे अलग कोई दूसरी सेल बनने लग रही है, क्योंकि पेरेंट जो सेल थी उसके पास में 2n यानी कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम थे, लेकिन इसके पास तो केवल 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि डिफरेंट टाइप की सेल जो है बनती है। वेल, हम इसके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाता है या फिर जो ओगोनिया है वो एग बना देती है, तो किस टाइप से प्रोसेस होती है वो एक डिफरेंट स्टोरी है। बट अगर हम यहाँ पर देखें कि एक सेल जो है मियोसिस के द्वारा 4 डिफरेंट सेल में किस तरीके से डिवाइड हो जाती है, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्या? मियोसिस। और मियोसिस के बारे में हमें ये पता तो पहले से ही है कि ये डिस्कवर किसने किया था? वेल, फार्मर एंड मूरी ने इसको डिस्कवर किया था। इसको कोइन जो है इन्होंने किया था। अगर मियोसिस को ब्रॉडली हम देखें तो इसको कैटेगराइज किया जा सकता है 2 पार्ट के अंदर। तो 2 कैटेगरी कौन कौन सी है? एक है मियोसिस 1 और एक है मियोसिस 2। तो 2 टाइप की डिवीज़न जो है वो होती है। मियोसिस 1 को फर्दर 4 डिफरेंट पार्ट के अंदर जो है डिवाइड किया जा सकता है। पहला जो फेज़ होगा वही प्रोफेज ही है, लेकिन चूंकि मियोसिस फर्स्ट है तो प्रोफेज इसको जो है 1 कह देते हैं। फिर उसके बाद में प्रोफेज के बाद में कौन सा फेज आना चाहिए? मेटाफेज जो है वो आ जाना चाहिए। तो मेटाफेज 1। उसके बाद में एनाफेज, तो एनाफेज 1 जो है वो आ जाता है। फिर उसके बाद में टेलोफेज 1 जो है वो आ जाता है और इसके साथ में ही साइटोकाइनेसिस जो है वो स्टार्ट जो है वो हो जाता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो प्रोफेज है उसके अलग से 5 डिफरेंट फेज जो है वो और पाए जाते हैं। LZPDD। तो L क्या है? L है लैक्टोटीन, Z क्या है? जाइगोटीन। P क्या है? पैकाइटीन। फिर D क्या है? डिप्लोटीन। D क्या है? डायाकाइनेसिस। तो व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि जो प्रोफेज है उसके काफ़ी जो सब डिवीज़न जो है वो 5 है। जो प्रोफेज 1 है उसके 5 सब डिवीज़न हैं एंड इसी वजह से मियोसिस 1 के अंदर या फिर होल मियोसिस के अंदर जो सबसे बड़ा फेज है वो कौन सा है? प्रोफेज है। वेल, जब ये मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसके बाद जो है एक छोटा सा गैप आ जाता है। जो गैप आता है उसको कहते हैं हम इंटरकाइनेसिस।
एंड इंटरकाइनेसिस छोटा सा एक गैप होता है जिसके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो जो है रेप्लिकेट जो है वो करते हैं, तो हम इसके बारे में देखेंगे बाद में। एंड फिर उसके बाद में स्टार्ट हो जाता है मियोसिस 2। एंड जो मियोसिस 2 है उसको भी फिर कैटेगराइज किया जा सकता है 4 डिफरेंट फेजेस के अंदर। और ये जो 4 डिफरेंट फेज है उसमें पहला फेज़ वही प्रो फेज़ है, फिर उसके बाद में मेटा फेज़ है, फिर उसके बाद में एना फेज़ है, एंड फिर उसके बाद में टेलो फेज़ है। सो मियोसिस 1 तो यहाँ पे होगी, तो ये कौन सी मियोसिस होगी? वेल ये मियोसिस 2 होगी। अगर ये मियोसिस 2 होगी तो प्रोफेज कौन सा होगा? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। ठीक है, तो इन जनरल जो है हम इस तरीके से कैटेगराइज जो है कर देते हैं कि मियोसिस को जो है मियोसिस पहले 1 होती है, फिर मियोसिस 2 होती है। और अगर हम थोड़ा और अच्छे तरीके से समझना चाहें तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि लेट्स से स्टार्टिंग में एक पेरेंट सेल थी, दिस इज़ ए पेरेंट सेल, और पेरेंट सेल जो है पहले जाती है मियोसिस 1 के अंदर, और जब मियोसिस 1 के अंदर जाती है तो 2 सेल जो है वो बन जाती हैं, और दोनों सेल कैसी होती हैं? हैप्लॉइड होती है। पेरेंट सेल कैसी थी? डिप्लॉइड होती थी। फिर उसके बाद में ये सेल मियोसिस 2 के अंदर जाएगी, एंड मियोसिस 2 के अंदर जाने के बाद ये जो सेल जो है ये डिवाइड होके दो और सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये सभी कैसी होगी? ये सभी हैप्लॉइड होगी। तो अगर हम इस केस पे देखें तो 2n से n हो गई, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है इसके अंदर रिड्यूस होगा। किसके अंदर रिड्यूस होगा? मियोसिस 1 के अंदर। इसी वजह से जो मियोसिस 1 है उसको हम रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर रिड्यूस होने लग रहा है। क्या रिड्यूस होने लग रहा है? क्रोमोसोम का नंबर जो है रिड्यूस होने लग रहा है। लेकिन जो मियोसिस 2 है उसके अंदर जो 1 ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो बाद में 1 ही सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रहते हैं। तो व्हाट इट मीन्स कि इसके अंदर क्रोमोसोम जो है वो एक जैसे रहे, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। तो जो मियोसिस है उसको 2 टाइप की डिवीज़न के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एक रिडक्शनल डिवीज़न और एक इक्वेशनल डिवीज़न। रिडक्शनल डिवीज़न मियोसिस 1 को बोलते हैं और मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीज़न जो है वो कहते हैं। इक्वेशनल डिवीज़न कहो या फिर इसको माइटोसिस कहो, कुल मिलाकर के की चीज़ जो है वो एक ही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, एंड ये आपको बनाना भी है। ठीक है, एज फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद में हम डिटेल में देखते हैं पहले मियोसिस 1 को। मियोसिस 1 क्या है? तो इट इज़ ए रिडक्शनल meiotic division in which the parent cell is divided into haploid डायड्स। तो इसको हम अलग से डायड भी कह सकते हैं, या फिर हम इनको सेल जो है वो भी कह सकते हैं। फेजेस ऑफ मियोसिस 1, तो उसके अंदर पहला फेज है प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 जो है वो पहला फेज है। इट इज़ द फर्स्ट phase of meiosis 1, साथ में it is the biggest phase of meiosis, और it has 5 सब पार्ट्स। तो इसके कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट है। ठीक है, तो मैं इकट्ठा जो है उसको लिख देता हूँ। ठीक है, ये एक बार इसको रब करके। तो कौन कौन से फेज़ है? वेल, फेज़ को याद करने का भी तरीका है। अगर आप एक ट्रिक अगर यूज़ करना चाहे
जैसे मैं लिखता हूँ, तो व्हाट इट मीन्स लता ज़रा पानी दे दे, ठीक है, LZPDD, लता ज़रा पानी दे दे। तो आपको बार बार में जो है रिपीट करना पड़ेगा। क्या L से क्या है, लेप्टोटीन है, लेप्टोटीन। Z से क्या है, जाइगोटीन है। P से क्या है, पैकाइटीन है। और D से क्या है, डिप्लोटीन है। और D से क्या है, डायाकाइनेसिस है, ठीक है। तो लता ज़रा पानी दे दे से जो है ये आराम से कवर जो है वो हो सकता है। तो आपको ये वैसे अगर लर्न होता है तो अच्छी बात है, अगर लर्न नहीं होता देन यू कैन यूज़ दिस ट्रिक, ठीक है, आसान है, मैं भी इसी को यूज़ करता हूँ, ठीक है। लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है, देखो नॉर्मल प्रोफेज के अंदर क्या हुआ था कि जो क्रोमेटिन होते हैं वो कंडेंस होने लग जाते हैं एंड फाइनली जो क्रोमोसोम जो है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या इसके अंदर भी ऐसा ही होगा? हाँ, कुछ ऐसा ही होगा इसके अंदर। ड्यूरिंग दिस फेज chromatin start condensed into elongated structure, elongated chromosome that attached to a attachment plate and form a बुकेट। इसको अलग से बुकेट स्टेज जो है वो भी बोल लेते हैं हम, ठीक है। तो होता क्या है इस फेज़ के अंदर, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं। देखो स्टार्टिंग में जो सेल है उस सेल के अंदर बहुत सारे लंबे लंबे थ्रेड होते हैं एंड जो ये थ्रेड है वो धीरे धीरे होके कंडेंस होने लग रहे हैं एंड कंडेंस होके क्रोमोसोम जो है वो बना देते हैं। बट इट इज़ अटैच टू ए सर्टेन अटैचमेंट प्लेट, और जो अटैचमेंट प्लेट है उसके अंदर कई सारे क्रोमोसोम जो है एक दूसरे के साथ जो है इलोंगेटेड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एंड क्या न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर होता है? नहीं होता। तो यहाँ पर जो मैं दिखाने लग रहा हूँ वो कौन सी स्टेज होगी? लेप्टोटीन स्टेज जो है वो हो गई। यहाँ पर मैं जो दिखाने लग रहा हूँ वो क्या है? ये एक अटैचमेंट प्लेट है, अटैचमेंट प्लेट है। इसके नीचे क्या है? क्रोमोसोम है। ये हमारी सेल है, ठीक है। ये क्या है? ये क्रोमेटिन है। उसके बाद क्या होता है, यानी जाइगोटीन वाली स्टेज के अंदर क्या होता है? वेल, जो जाइगोटीन वाली स्टेज के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम, अब होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है? क्रोमोसोम्स that have same genes at same लोकाई क्या है? वो पोजीशन। जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये एक दूसरा क्रोमोसोम है, इसके इस जगह पे क्रोमोसोम पे एक जीन प्रेजेंट है टी, तो यहाँ पर भी कौन सी जीन प्रेजेंट होगी? टी ही होगी, सेम उसी पोजीशन के ऊपर होगी। वेरिएशन केवल इतना हो सकता है कि हो सकता है यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे जो है स्मॉल टी हो सकता हो। लेकिन अगर कोई इस टाइप के अगर हमें क्रोमोसोम मिलते हैं, चाहे बिल्कुल आइडेंटिकल उसके अंदर अलील प्रेजेंट हो या फिर डिफरेंट टाइप के अलील प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? होमोलोगस। होमो का मतलब क्या है? होमोलोगस। होमो का मतलब क्या है? सेम। होमो का मतलब है सेम, और लोगस का मतलब क्या है? पोजीशन, यानी कि सेम पोजीशन के अंदर जीन पाई जाती है। और ऐसा कब होता है? एक आए कहाँ से? स्पर्म से, और जो दूसरा क्रोमोसोम है वो कहाँ से आए? एग से आता है। तो नॉर्मली उन क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो कहते हैं। तो हम कहने लग रहे हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इन सेल पेयर्ड अप बाय
स्नेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स एंड फोरम बाइवेलेंट। बाइवेलेंट जो है वो बना देता है। बाइवेलेंट का मतलब क्या है? तो ये कहने लग रहा है कि लेट्स से ये एक क्रोमोसोम है, ये एक दूसरा क्रोमोसोम है, तो इन दो क्रोमोसोम्स के बीच में एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है, एक थ्रेड जो है इनको एक दूसरे के साथ में जोड़ देता है। जो थ्रेड इनको यहाँ पर जोड़ने लग रहा है, जो थ्रेड इनको यहाँ पर जोड़ने लग रहा है, उसको मैं क्या कहने लग रहा हूँ? स्नेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। और जो स्नेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बनता है उसके साथ में जो ये दो क्रोमोसोम हैं, उन दो क्रोमोसोम्स को मैं क्या कहूँगा? उनको कहूँगा मैं बाइवेलेंट, यानी दो क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे के साथ पेयर्ड अप जो है वो हो गए। सिमिलरली हम दूसरे क्रोमोसोम जो है वो भी ले सकते हैं कि लेट से एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है यहाँ पर भी है, एंड ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ये भी एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। किसकी हेल्प से? स्नेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स की हेल्प से। अभी भी इनके चारों तरफ जो है न्यूक्लियर एनवलप जो है प्रेजेंट होता है, एंड सेल अभी भी कैसी है? इंटैक्ट है। ये कौन सी स्टेज होगी? ये स्टेज होगी हमारी जाइगोटीन की। ठीक है जी। उसके बाद अगली स्टेज क्या है? पैकाइटीन। पैकाइटीन के अंदर क्या होता है? जो होमोलोगस क्रोमोसोम गेट क्रॉस्ड ओवर ईच अदर एंड फॉर्म ए चाइज़मेटा। एक चाइज़मेटा जो है वो बन जाता है। व्हाट इज चाइज़मेटा? तो उसको हम देखते हैं। चाइज़मेटा क्या चीज़ होती है? तो ये एक दो क्रोमोसोम थे। लेट्स से यहाँ पर एक क्रोमोसोम था एंड इसके साथ में एक दूसरा क्रोमोसोम था। तो जो दूसरा क्रोमोसोम था वो इसके ऊपर क्या हो गया? ओवरलैप हो गया। तो जो ओवरलैपिंग होती है उसको क्या कहते हैं? कि क्रॉस्ड ओवर हो गया, यानी कि क्रॉसिंग ओवर है, एक के ऊपर दूसरा जो क्रोमोसोम जो है वो गिर गया। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होता है? यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि एक क्रोमोसोम दूसरे के ऊपर जो है क्रॉस्ड ओवर हो जाता है। इनके साथ में अभी भी क्या जुड़ा हुआ है? स्नेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जो है वो जुड़ा हुआ है, एंड अगर स्नेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स नहीं होता तो शायद ये क्रॉसिंग ओवर भी इसके अंदर जो है वो नहीं होती। ये अभी भी जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रेजेंट है, अभी भी इसके चारों तरफ जो है साइटोप्लाज्म वगैरह जो है प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये हमारी जो स्टेज है वो कौन सी है? पैकाइटीन स्टेज है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हम इसको बताने लग रहे हैं, ये जो यहाँ पे क्रॉस्ड ओवर हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? चाइज़मेटा। चाइज़मेटा क्या है? एक्स शेप की स्ट्रक्चर है जिसको हम चाइज़मेटा जो है बोलने लग रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी जो ये स्ट्रक्चर बनी हुई है हम उसको क्या बोलते हैं? चाइज़मेटा जो है वो बोलते हैं। चाइज़मेटा यानी कि जहाँ पे क्रॉसिंग हो रखी हो, एक्स शेप की स्ट्रक्चर जो है बनी हुई हो, एक क्रोमोसोम के ऊपर दूसरा क्रोमोसोम जो है वो गिरा हुआ हो। पैकाइटीन के बाद में अगली स्टेज कौन सी आती है? डिप्लोटीन की आती है। तो फोर्थ स्टेज का मतलब क्या है? यहाँ पे आएगा डी। तो डी का मतलब यहाँ पे क्या है? डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है? जो स्नेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक होने लग जाता है। स्नेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करता है ब्रेक होने के लिए, एंड रिकम्बिनेज एंजाइम हेल्प to swap the chromosome part of one chromosome to another। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो ये सिचुएशन थी, हमारे पास ये जो पैकाइटीन वाली सिचुएशन थी, पैकाइटीन की स्टेज जब आगे बढ़ती है तो इस पैकाइटीन स्टेज के अंदर ये एक क्रोमोसोम था, ये एक क्रोमोसोम था। तो
मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएशन के लिए जो है इनको अलग अलग कलर से जो है वो रिप्रेजेंट कर देता हूँ। लेट्स से ये एक ब्लैक क्रोमोसोम था एंड ये दूसरा ले लेता हूँ मैं, ये एक रेड क्रोमोसोम था। एज एन डिस्टिंक्शन के लिए जो है लेने लग रहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि क्रोमोसोम जो है सच में लाल होता है या फिर सच में जो है वो ब्लैक होता है। तो वो मैं यहाँ पर जो बात कहने लग रहा हूँ कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है उसमें ये होता है कि जो क्रोमोसोम का एक पार्ट है, एक क्रोमोसोम का, वो कट के दूसरे क्रोमोसोम के अंदर जो है चला जाता है। एंड जो पहले वाला क्रोमोसोम है उसका जो क्रोमोसोम था उसके पास भी आधा पार्ट किसके आ जाता है, पहले वाले क्रोमोसोम का जो है वो आ जाता है। तो यानी कि अगर हम इन क्रोमोसोम की बात करें तो एक क्रोमोसोम का पार्ट इसके अंदर चला गया और एक दूसरे क्रोमोसोम का पार्ट जो है इसके अंदर चला गया। एंड ये किसकी वजह से हो गया, रिकम्बिनेज एंजाइम की वजह से। रिकम्बिनेज जो है वो एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स है डिफरेंट एंजाइम्स का, जिसके अंदर एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जो डीएनए को काटते हैं। उसके अंदर यू प्रोटीन होता है जो अनवाइंड करता है उसको वहाँ से एंड रिप्लेस करने में हेल्प कर देता है। फिर उसके बाद रीएनिलिंग होती है कि जो कटा हुआ पार्ट जो है वापस दूसरे क्रोमोसोम के अंदर जो है फिट हो जाए। तो एक डिफरेंट कॉम्प्लेक्स है जिसको रिकम्बिनेज करने लग रहे हैं। एंड एंड रिजल्ट क्या होता है, एंड रिजल्ट यही होता है कि जो क्रोमोसोम का हाफ पार्ट है वो इसके अंदर आ गया और जो इसका हाफ पार्ट है वो उसके अंदर जो है वो आ गया। क्लियर है भाई, इतनी सी बात, ठीक है। तो क्या क्रॉस ओवर यहाँ पर टूट जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्रॉसिंग ओवर जो है यहाँ जो है वो नहीं कटता है। तो अगर हम यहाँ से और आगे की तरफ बढ़े तो जो क्रोमोसोम जो है वो अभी भी क्रॉस्ड ओवर जो है वो मिलते हैं, अभी भी क्रॉस्ड ओवर जो है वो मिलते हैं एंड अभी भी न्यूक्लियर एनवलप जो है वो लगा हुआ है। बट यहाँ पर जो स्नेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रेक होने लग जाता है, लेकिन इंटरचेंज जो है यहाँ पर हो चुका होता है। फिर उसके बाद में अगला फेज़ आता है। अगले फेज़ का नाम क्या है, डायाकाइनेसिस। तो हमारा फिफ्थ को हम क्या कहते हैं, डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस का मतलब क्या है, डायाकाइनेसिस का मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्नेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रेक हो जाता है। जो चाइज़मेटा है मूव टू टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम के टर्मिनल पार्ट पे जो है वो चला जाता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर एनवलप है एंड अदर ऑर्गेनेली है वो डिसअपीयर जो है वो होने लग जाती है। एंड उसके बाद एक लास्ट की ऑर्गेनेली है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है वो मूव होती है टू अपोजिट पोल एंड रेडिएट। क्या रेडिएट करेगी, ये रेडिएट करती है स्पिंडल फाइबर। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अब जो होगा वो कुछ ऐसा होगा कि जो क्रोमोसोम जो है वो बस एक पॉइंट के साथ ही एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, लेकिन न्यूक्लियर एनवलप जो है वो यहाँ से डिसअपीयर जो है वो हो चुका है। यहाँ दोनों एंड पे जो है एक ऑर्गेनेली जो है प्रेजेंट है। इसके दूसरा जो एंड है वहाँ पर भी एक ऑर्गेनेली जो है वो प्रेजेंट है। ये भी स्पिंडल फाइबर जो है वो रिलीज़ करती है, ये भी स्पिंडल फाइबर जो है वो रिलीज़ करती है। इसके स्पिंडल फाइबर इसके साथ जुड़ेंगे, इसके स्पिंडल फाइबर इसके साथ जुड़ेंगे, इसके स्पिंडल फाइबर कुछ जो है इनके साथ भी जुड़ेंगे और ऐसे ही इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। तो यानी कि ऑर्गेनेली जो है डिसअपीयर हो चुकी है और कुछ इस टाइप से सिस्टम जो है वो बन चुका है। ये जो हमारा फेज़ होगा हम इसको क्या कहेंगे, डायाकाइनेसिस कहेंगे। ये जो हमारा फेज़ हो गया ये कौन सा हो गया, डायाकाइनेसिस।
तो एक बार फिर दोबारा से देखिए कि क्या क्या हुआ है। फर्स्ट भाई क्रोमेटीन जो है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुए, लेकिन अभी भी वो एक अटैचमेंट प्लेट के साथ में जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के साथ पेयर्ड अप होते हैं विद द हेल्प ऑफ सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स, बायोवेलेंट जो है बन जाता है। फिर उसके बाद में क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में जो एक क्रोमोसोम का पार्ट है वो दूसरे क्रोमोसोम के अंदर चला जाता है और दूसरे क्रोमोसोम का पहले वाले के अंदर आ जाता है, यानी कि एक टाइप से रिकम्बिनेशन जो है उनके अंदर होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप जो है डिसअपीयर हो जाता है, स्पिंडल फाइबर जो है निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड ये जो क्रोमोसोम है उसके जो काइनेटोकोर है उनके साथ अटैच होना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, काफ़ी लंबा पार्ट हो गया प्रोफेज के अंदर ही, लेकिन इसके बाद जो पार्ट आएंगे वो छोटे जो है होते चले जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या स्टार्ट होगा, मेटाफेज जो है वो स्टार्ट होगा। इसके अंदर क्या होता है, वेल मेटाफेज 1 के अंदर ये होता है कि जो क्रोमोसोम है वो अलाइन हो जाएंगे बिल्कुल एक लाइन के अंदर। ठीक है, बट ये जो मेटाफेज है वो अलग है कंपेयर टू मेटाफेज ऑफ द माइटोसिस। किस तरीके से अलग है, यहाँ पर दो क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। तो दो क्रोमोसोम यहाँ पर जो है एक दूसरे के साथ जो है जुड़े हुए हैं, क्योंकि चाइज़मेटा जो है वो टर्मिनल पोर्शन के साथ में जो है वो जुड़ा हुआ है। एंड चूँकि वो जुड़ा हुआ है इसी वजह से जो स्पिंडल फाइबर रिलीज़ होते हैं वो स्पिंडल फाइबर एग्जैक्टली दोनों क्रोमेटिड के साथ में जुड़ नहीं पाते, वो केवल एक ही क्रोमेटिड से जुड़ पाते हैं। तो ये वाला एक क्रोमेटिड के साथ में जुड़ पाया, ये भी एक क्रोमेटिड के साथ में जो है जुड़ पाया। एंड जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पर थोड़ी सी अलग हो गई, एंड थोड़ी सी अलग होने की वजह से अब यहाँ पर जो डिवीज़न होगी वो रिडक्शनल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो होने लग रहा है उसमें जो क्रोमेटिड है वो एक दूसरे के साथ में नहीं जुड़ पाए। एक इस टाइप का अरेंजमेंट जो है वो बन जाता है किसके अंदर, मेटाफेज के अंदर, मेटाफेज 1 के अंदर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो हम बता सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम्स migrate to the equatorial line and form to मेटाफेज प्लेट। कितनी मेटाफेज प्लेट बनती है, यहाँ पे 2 बनती है। एक जो मेटाफेज प्लेट होती है वो ये बनती है, एंड दूसरी जो मेटाफेज प्लेट जो है वो ये बनती है। जनरली जो हमारी माइटोसिस के अंदर होता है उसके अंदर जो मेटाफेज प्लेट जो है वो एक ही बनती थी, लेकिन इसके अंदर जो है 2 बन जाती है। लेकिन अरेंजमेंट ठीक वैसा ही है जैसा वहाँ माइटोसिस के अंदर है। ठीक है, बीच में प्रेजेंट है, तो ऊपर वाला अगर जो सेंट्रोसोम है वो अगर पुल करेगा और नीचे वाला अगर पुल करेगा तो क्रोमोसोम जो है एक दूसरे से सेपरेट आउट जो है वो हो जाएंगे। दिस अरेंजमेंट this arrangement help in exact 50% division of genetic material। उसके बाद अगला फेज कौन सा आएगा, एनाफेज आएगा। एनाफेज 1 जो है वो आएगा। एनाफेज 1 के अंदर क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर जो है, स्पिंडल फाइबर स्टार्ट डीपोलीमराइजिंग एंड स्ट्रेच the chromosome to separate from each other। तो एक दूसरे से सेपरेट जो है वो होने लग जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, वेल उसके बाद में बड़ा सिंपल सा है कि जो सेपरेज एंजाइम एंड दी force
ऑफ फोर्स किसकी, सेंट्रोसोम की, सेपरेट 2 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच अदर। तो एक दूसरे से सेपरेट जो है वो हो जाएंगे। तो होगा क्या, ये होगा कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का एक पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ जो है जाता चला जाएगा, एंड जो दूसरे क्रोमोसोम का पार्ट है वो दूसरे एंड की तरफ जो है जाना जो है वो स्टार्ट कर देगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इस चीज़ को समझें कि यहाँ पर जो सेपरेशन हुआ है वो किसका हुआ है, क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ है। एंड जो माइटोसिस के अंदर एनाफेज हुआ था उसके अंदर किस चीज़ का सेपरेशन हुआ था, वहाँ पर सेपरेशन हुआ था क्रोमेटिड का। तो वहाँ पर क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट हुए थे और यहाँ पर क्या हुआ है, क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हुआ है। तो अलग से आप एक पॉइंट लिख सकते थे कि कंपेयर टू माइटोसिस इट सेपरेट क्रोमोसोम नोट क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिड अभी भी एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, तो क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हुआ है। एंड इसी वजह से जो रिडक्शनल डिवीजन है वो हो पाती है, क्योंकि नीचे की तरफ जो आएगा वो अल्टीमेटली फिर न्यूक्लियस जो है वो बना देगा, ऊपर की तरफ जाएगा वो भी अल्टीमेटली न्यूक्लियस जो है बना देगा। जब दोनों अपना अपना न्यूक्लियस बना देंगे तो व्हाट इट मीन्स कि 50% क्रोमोसोम जो है वो नीचे चले गए और 50% जो क्रोमोसोम है वो ऊपर की तरफ जो है वो चले गए। तो दिस आल्सो lead to reduction in the ploidy of cell। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, एनाफेज 1 हो गया, उसके बाद में हमारा टेलोफेज जो है वो आएगा। टेलोफेज 1 एंड साइटोकाइनेसिस। तो इसके अंदर क्या होगा, बड़ा सिंपल सा है कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल्स एंड न्यूक्लियर एनवलप start forming all other organelles also developed, या फिर आप कह सकते हैं also all other organelle also start appearing। और आगे क्या होगा, जो सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगी एंड 2 पार्ट के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगी। सेल डिवाइडेड इनटू 2 डायड्स, 2 डायड के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, बाय साइटोकाइनेसिस। तो ये यहाँ पे साइटोकाइनेसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से इसको बीच में ही जो है कर देते हैं। तो क्रोमोसोम जो है एक जो है यहाँ पर पहुँच चुका और वहाँ पर न्यूक्लियर एनवलप डेवलप हो जाता है। एंड यहाँ पर भी क्या होता है, क्रोमोसोम जो है नीचे पहुँच गया, न्यूक्लियर एनवलप जो है वहाँ पे डेवलप हो गया। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, क्रोमोसोम जो है जब यहाँ पे डेवलप हो ही चुका है, ऑर्गनली जो है दोबारा से रीअपीयर जो है वो होने लग जाती है। तो जब ये सारा काम लग ही रहा है तो साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, तो और अल्टीमेटली 2 सेल जो है बन जाएगी। इनको हम क्या बोलते हैं, डायड जो है वो बोलते हैं। ठीक है जी।
अब ये जो सेल होंगी ये हैप्लॉइड होगी या डिप्लॉइड होंगी? डिवाइडेड इनटू 2 डायड्स, या फिर इसको कह सकते हैं 2 हैप्लॉइड सेल। इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा? हाफ होगा, यानी कि एक ही होगा। इसके बाद क्या कौन सा फेज जो है स्टार्ट होता है? उसके बाद में स्टार्ट होता है इंटरकाइनेसिस। तो इंटरकाइनेसिस के अंदर क्या होता है? एक तो ये ऑर्गेनेली है, ठीक है, इस ऑर्गेनेली का नाम क्या है? सेंट्रोसोम। तो एक तो काम होगा क्या, जो सेंट्रोसोम जो है वो डुप्लीकेट करेगा, डुप्लीकेट इटसेल्फ, ठीक है। दूसरा भाई और क्या होगा, यहाँ पे जो क्रोमोसोम जो है वो स्टार्ट करेंगे डीकंडेंस्ड, स्टार्ट डीकंडेंसिंग ए लिटल, ठीक है। बस इतना ही काम होगा, इसके अलावा जो है और कोई काम जो है वो नहीं होगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तो अब मैं रिलेटिवली इसको और छोटा जो है बता दूंगा कि आपको ये दो पॉइंट जो है लिखने हैं, एंड हमारा जो मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो क्या होता है भाई उसके बाद में? तो उसके बाद में होती है मियोसिस 2। तो व्हाट इज़ मियोसिस 2? जो मियोसिस 2 है, it is an equational division in which the dyads divide into 2, या फिर कह सकते हैं 4 टेट्राड्स, या फिर 4 डॉटर सेल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो उसके लिए भी फेज़ है, इट हैज़ 4 फेजेस। इसके लिए भी क्रोमोसोम जो है वो डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा, एंड यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर जो है वो निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, एंड एक दूसरे के साथ में बाइंड जो है वो होना जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगी। ये हमारा सेंट्रोसोम है, ये हमारा सेंट्रोसोम है। यहाँ पे काइनेटोकोर जो है वो डेवलप हो जाएंगे। सिमिलरली इसका भी क्या होगा, इसका भी यही होगा कि ये डेवलप कर लेंगे काइनेटोकोर, एंड यहाँ पर भी जो स्पिंडल फाइबर जो है वो निकलने जो है वो स्टार्ट जो है वो हो जाएंगे, एंड ये एक दूसरे के साथ जो है बाइंड होने जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, एंड यहाँ पर भी एक जो दूसरी सेल जो है बन जाएगी। तो ये जो हमारा फेज़ होगा हम इसको क्या कहेंगे? प्रोफेज़ 2। इसके बारे में लिखेंगे नहीं, ठीक है, नहीं तो फिर ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। बाकी माइटोसिस वाली चीज़ जो है वही इसके अंदर लिखनी है। फिर उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में मेटाफेज़ 2 जो है वो आएगा। तो मेटाफेज़ 2 के अंदर क्या होगा? मेटाफेज़ 2 के अंदर ये एक लाइन के अंदर जो है वो अलाइन हो जाएगा। तो ये एक क्रोमोसोम है, ये अलाइन हो गया, ये क्रोमोसोम जो है यहाँ पे अलाइन हो गया, और यहाँ से स्पिंडल फाइबर जो निकलने स्टार्ट हुए वो इसके साथ जुड़ गए, ये इसके साथ जुड़ गया, एंड यहाँ से जो निकलने लग रहा है वो इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया, ये दोनों इसके साथ हैं, और ये दोनों जो है इसके साथ जुड़ गए, ये जो है इसके साथ जुड़ गया, एंड अल्टीमेटली इस टाइप से अरेंजमेंट जो है वो हो गया। सिमिलरली इसके साथ भी ऐसे ही होगा कि जो क्रोमोसोम जो है वो फिर से जो है मेटाफेज़ प्लेट पे जो है वो अलाइन हो जाएंगे, एंड मेटाफेज़ के साथ जब ये अलाइन होंगे तो इस टाइप की कुछ अरेंजमेंट जो है वो सेल के अंदर जो है वो बन जाएगी। तो ये कुछ अरेंजमेंट जो है सेल के अंदर जो है बन जाती है। हम इसका क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं मेटाफेज़ 2। ऐसा भी माइटोसिस के केस के अंदर हुआ था, ठीक है। तो सिमिलरली कुछ वैसे ही काम होता है यहाँ पर भी,
एंड इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, काइनेटोकोर जो है वो जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद में क्या आएगा, एनाफेज 2 जो है वो आएगा। उस एनाफेज 2 के अंदर क्या होगा, जो क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा एंड ऊपर की तरफ जो है एक क्रोमेटिड चला गया और नीचे की तरफ जो है दूसरा क्रोमेटिड जो है वो चला गया। ठीक है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर जो निकलने लग रहे थे वो इनको डिपोलिमराइज करके अपनी तरफ जो है वो खींचते रहेंगे एंड ये काम जो है आगे जो है वो चलता रहेगा और इस टाइप से एक अरेंजमेंट जो है वो बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। ये 2 क्रोमेटिड को जो है ऊपर की तरफ और 2 क्रोमेटिड जो है वो नीचे की तरफ जो है वो चले जाएंगे एंड यहाँ से स्पिंडल फाइबर जो है वो निकलना जो है वो स्टार्ट होगा एंड इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एनाफेज 2। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा टेलोफेज। और टेलोफेज के अंदर क्या होगा कि ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ये नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो टेलोफेज के साथ ही क्या होगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा एंड दोनों जो क्रोमेटिड जो है ऊपर जो है वो चले जाएंगे एंड इनके साथ ये एक ऑर्गनली होगी एंड ये सेल बन गई। ये जो है नीचे की तरफ चले जाएंगे तो ये इस तरीके से जो है नीचे जो है चला गया एंड इसके साथ ये हमारी ऑर्गनली हो गई। सिमिलरली ये ऊपर की तरफ चला जाएगा तो यहाँ पर एक जो है सेल यहाँ पे बन गई एंड एक जो है यहाँ पे होगा और अल्टीमेटली उससे क्या होगा, कितनी सेल बन गई भाई, टोटल मिला के 4 सेल जो है वो बन गई। इनको हम क्या बोलते हैं, टेट्राड, या फिर हम इसको कह सकते हैं 4 हैप्लॉइड सेल जो है वो बन जाती हैं। ठीक है, सो ये खाली डायग्राम जो है वो आप बना लें, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट इज़ क्वाइट मच सिमिलर टू दी माइटोसिस। जो माइटोसिस मियोसिस है उनकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है, दोनों के बीच में सिग्निफिकेंस जो है वो कहाँ पर पड़ती है, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम मियोसिस की सिग्निफिकेंस की बात करें तो अगर हम बात करने लग रहे हैं मियोसिस की सिग्निफिकेंस कहाँ पर है भाई, पहला भाई इट हेल्प इन मेकिंग गैमेट्स। दूसरा भाई इट हेल्प इन मेकिंग स्पोर्स इन प्लांट के अंदर अगर स्पोर बनाना हो तो उस केस पे जो है ये जो है बनाने में जो है वो हेल्प करते हैं। इट लीड टू दी जेनेटिक डाइवर्सिटी ड्यू टू, पहला वही ड्यू टू रिकम्बिनेशन कहाँ पर होता है, ये होता है पैकाइटीन के अंदर, इन पैकाइटीन। ठीक है, फोर्थ और क्या हम इसका फ़ायदा कह सकते हैं, इट हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा, जब गैमेट बनेगी, गैमेट ही नहीं बनेगा तो वो होगा ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि सिंपल सा है, गैमेट तो तभी बनेगी जब उसके अंदर कौन सी प्रोसेस हो, मियोसिस प्रोसेस हो। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, तो माइटोसिस की सिग्निफिकेंस आप बता सकते हो क्या कि इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा इट हेल्प इन रिप्रोडक्शन इन unicellular organism। थर्ड बाई इट हेल्प इन रिपेरेशन ऑफ बॉडी। फोर्थ आप इसके अंदर लिख सकते हो, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग DNA content in next
जनरेशन, ठीक है। मान लो मुझे अगर कहीं पे इंजरी होगी, यहाँ पर स्किन पे अगर इंजरी हो जाती है तो स्किन की इंजरी रिपेयर कैसे होगी? वैल्यू रिपेयर तभी होगी जब उसके अंदर माइटोसिस होगी। अगर गैमेट बनने हैं तो वहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी? म्यूसिस होगी। म्यूसिस केवल और केवल कहाँ पर होती है? रिप्रोडक्शन के टाइम पे, जहाँ पे गैमेट बनते हैं, यानी कि टेस्टिस के अंदर या फिर जो ओवरी है उसके अंदर। अगर हम प्लांट के केस में देखें तो पोलन ग्रेन के अंदर या फिर ओवरी के अंदर जो है होता है, स्पोर फॉर्मेशन के अंदर जो है वो हो सकता है। इसके अलावा और कहीं पर भी मियोसिस नहीं होती हमारी बॉडी में, और कहीं पे भी जो प्रोसेस होगी वो केवल माइटोसिस ही होगी। मियोसिस के टाइप कितने हैं? मियोसिस के टाइप्स, फर्स्ट होती है वही एक गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस। अब गैमेटिक मियोसिस का मतलब क्या है? मियोसिस दैट इज used to make gametes। तो गैमेट बनाने के लिए जो मियोसिस होती है हम उसको क्या कहेंगे? गैमेटिक मियोसिस कहेंगे। दूसरी है स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस क्या होती है? मियोसिस दैट हेल्प इन फॉर्मिंग स्पोर। इन प्लांट्स के अंदर जो है वो जनरली जो ही होती है। थर्ड है हमारी जाइगोटिक मियोसिस। एल्गी या फिर फंगी लाइक ऑर्गेनिज्म undergo meiosis in zygotic stage because their body is हैप्लॉइड। तो उनकी बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड। इसी वजह से उनके अंदर किस टाइप की मियोसिस होगी? जाइगोटिक मियोसिस होगी। तो यानी कि मियोसिस 3 अलग अलग टाइप की हो सकती है, एक जाइगोटिक मियोसिस, एक स्पोरिक मियोसिस और एक गैमेटिक मियोसिस जो है हो सकती है। क्रोमोसोम नंबर को हाफ करने के लिए हम अलग से केमिकल भी यूज़ करते हैं, जैसे कोलचिसिन जो है वो काफ़ी वाइडली जो है वो यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। सो मैंने काफ़ी कोशिश की है कि इस वीडियो को जो है वो छोटा बनाऊँ मैं, बट तो मैं जितना कर सकता था तो मैंने कर दिया। सो डेट्स फॉर नाउ, ठीक है। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा एंड आपको कुछ लर्न भी होगा। लेकिन अगर आपके अभी भी कोई डाउट है तो उसको कमेंट करें, आई विल आंसर इट डेफिनेटली। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।